सब कुछ सपने जैसा संपन्न हुआ लगा था। श्रृंगार करती सहेलियों का मजाक, चारों ओर बिखरा उल्लास अनु को छू भी न सका था। शायद पंडित जी ने उसकी पुकार लगाई थी, कन्या को विवाह मंडप में लाइए यजमान। बुझी हुई सी बैठी अनु को नीलम ने आकर जगाया जैसे था। क्या बात है अनु, ये नाटक किसको इम्प्रेस करने के लिए दिखाए जा रहे हैं? तुम दोनों तो एक दूसरे से अच्छी तरह जानते और परिचित हो, फिर ये परंपरागत शर्म का नाटक क्यों? अनु का पूरा शरीर मानो कांटों से भर उठा था। परिचित? सिर्फ परिचित क्यों, अभिन्न कहना ठीक होता, पर आज वही परिचित पूरा अपरिचित क्यों लग रहा था? चलो भाई, बहुत झेल लिया तुम्हारा ड्रामा। कहो तो मोहतरमा को मंडप तक हम दोनों गोद में उठाकर ले चले। क्यों राधिका, ठीक कहा ना? सहेलियां हंस पड़ी थी। बुझा हुआ सा चेहरा लिए अनु मंडप की वेदी पर जा बैठी थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए थे। पास बैठे अनिरुद्ध ने शायद एक पल को उस पर नजर भी डाली थी। हाँ, अब कन्या का दायां हाथ वर के हाथ पर धरे। पंडित जी के निर्देश पर पीछे बैठी छाया भाभी ने अनु की दाईं हथेली अनिरुद्ध की फैली हथेली पर रख दी थी। अनिरुद्ध के हाथ की गर्माहट पर अनु सिहर उठी थी। जी चाहा था हाथ झटक उठ खड़ी हो, पर वह कर पाना क्या अब संभव था? अनिरुद्ध के साथ कार में बैठ उस घर तक पहुंचना मानो जागते हुए स्वप्न सा देखा था। कितनी बार निधि के साथ बतियाते मिनटों में जिस रास्ते को पार किया था, आज कितना लंबा हो उठा था। अनिरुद्ध के रिश्ते की बुआ ने सामने आरती उतारते हुए रुंधे गले से कहा था, अब की बारी मेरे बेटे की गृहस्थी जमा दो ईश्वर। आओ बहू। पांव पर झुकती अनु को बुआ सास जी ने आशीर्वाद दे उठा लिया था। इस घर में चार चांद लगा दो बहू, फूलो फलो बहू। दिन भर पास पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कुछ फुसफुसाहटें दबी ढकी आवाजें अनु के कानों तक पहुंची रही थी। चलो, एक सहेली की खाली जगह दूसरी सहेली ने भर दी। बेचारी निधि के भाग्य में सुख नहीं था, इसके लिए सब छोड़ गई। वैसे भी पहली के मुकाबले दूसरी का पति ज्यादा लाड़ करता है। निधि का तो घर वापस लौटना भी ना हो सका। इसकी माँ तो तर गई। इतना अच्छा घर बार बैठे बिठाए मिल गया। वो सब बातें सुनती अनु को दिन काटना कितना मुश्किल लगा था। रात में मोगरा और गुलाब की लड़ियों से सुगंधित कमरे में बाहर की ओर खुलती खिड़की के पास पहुंच अनु ठिठक गई थी। बाहर का तारों से भरा आकाश उसके मानस पटल में उतर आया था। होली आने वाली थी। उस दिन निधि के साथ गहरा बैंगनी रंग घोले वह भी अलका का इंतजार कर रही थी। निधि ने अलका को बहाने से घर बुलाया था। आज अलका को मजा चखाना है अनु। याद है पिछले साल इस अलका की बच्ची ने हमें कैसा रंगा था? 4 दिनों तक पक्का नीला रंग चेहरे से नहीं उतरा था। इस बार होली के दिन पहले ही उन्होंने उसे छकाने की ठानी थी। दोनों सांस रोके खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की के नीचे पैरों की आवाज़ सुनते ही निधि और अनु ने रंग भरी बाल्टी उठाकर नीचे उड़ेल दी थी। ये क्या हरकत है? कौन है ऊपर? एक कठोर पुरुष की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। हे भगवान, भाग अनु, ये तो अनिरुद्ध जी हैं। अब तो खैर नहीं हम सब की। चल जल्दी। अपने घर के नक्शे से परिचित निधि मिनटों में ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। सीढ़ियाँ उतरती अनु हंस पड़ी। गहरे बैंगनी रंग ने अपना कमाल कर दिखाया था। ऊपर से नीचे बैंगनी रंग में रंगे हुए अनिरुद्ध को देख उन डर के क्षणों में भी अनु के मुंह से अचानक निकल गया था, बैंगन। तो ये आपकी मेहरबानी है। वैसे इस रंग का अकेले मैं ही रंगूं, 2 लोगों के लिए काफ़ी होगा इतना रंग। कहते हुए उसने जबरन अनु को अपने करीब खींच अपने रंगे गाल से उसके गाल रंग दिए थे। पीड़ा और क्रोध से अनु की आंखें छलछला आए थे। उस मजबूत बंधन में छटपटाती, बंधन मुक्त होने का व्यर्थ कोशिश मात्र ही वह कर सकी थी।
शायद अनु के आंसुओं ने ही अनिरुद्ध को होश में किया था। क्रोधावेश नमी में बहसा गया था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर देख रही है ना, एकदम नई शर्ट पैंट आपकी मेहरबानी से बेकार हो गई है। क्षमा याचना के अंत में क्रोध फिर स्वर में उभर आया था। प्रत्युत्तर में बंधन मुक्त अनु सीधे घर की ओर दौड़ गई। साबुन से रगड़ रगड़ कर उसने अपने गाल छिल डाला था, पर वह क्षणिक स्पर्श बार बार मुंह चिढ़ाता उसे खिंचाता रहा था। माँ बड़बड़ा रही थी, होली के 4 दिन पहले ये हाल है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अकल नहीं आई। गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। दूसरे दिन निधि के आते ही अनु उस पर बरस पड़ी थी। नहीं बात करनी है तुझसे, अपनी जान छुड़ाकर भाग गई, हमें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। सच बता अनु, क्या अनिरुद्ध जी बहुत नाराज थे? असल में तू उनका गुस्सा नहीं जानती, तुझे पराई समझकर कम डांटा होगा। मेरा तो ना जाने क्या हाल करते। हाय, तेरे गालों पर ये बैंगनी रंग कैसे लग गया? अनु का हाथ अपने गालों को सहला गया था। कुछ नहीं, बाल्टी उठाते हाथ में रंग लग गया था, वही चढ़ गया होगा। अनु साफ झूठ बोल गई थी। अच्छा, अब माफ नहीं करेगी अपनी सहेली को? चल, जो सजा देगी स्वीकार कर लूंगी, कहे तो कान पकड़ उठक बैठक भी कर सकती हूँ। अनु हंस पड़ी थी। उसे हंसता देख निधि की हिम्मत बढ़ गई थी। वैसे सच कहूँ, अनिरुद्ध जी परेशान दिख रहे थे, तेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। क्या वो पुलिस ऑफिसर हैं? खबरदार, जो तूने मेरे बारे में एक शब्द भी बताया तो। लगता है कहीं कुछ जाती कर गए हैं अनिरुद्ध जी। चल मेरे साथ, अभी उनकी खबर लेती हूँ। नहीं बात करनी है ऐसे जंगली से, तेरे रिश्तेदार होंगे अनिरुद्ध जी, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं। पर अनिरुद्ध जी तो तुझसे मिले बिना नहीं रहेंगे, वह तो मेरे साथ आज ही आ जाते, मैं ही मना कर आई हूँ। बड़े ज़िद्दी हैं अनिरुद्ध जी, जो चाहेंगे पूरा किए बिना मानने वाले नहीं। ये बात गांठ बांध कर रख ले अनु। मुझे क्या पड़ी है जो गांठ बांध कर रखूं? भगवान करे आगे कभी उनसे बात भी ना हो। अनु का स्वर कड़वा हो गया था। कॉलेज से निधि और अनु साथ ही लौटती थी। उस दिन शाम कॉलेज के सामने गेट पर इंतजार करती कार देख निधि चहक उठी थी। हाय अनु, ये तो अनिरुद्ध जी हैं, आज जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ज़रूर उन्होंने मुझसे कोई काम आ पड़ा है, तभी ले आए। ज़रूर उन्हें मुझसे कोई काम आ पड़ा है तभी लेने आए हैं, वरना तू जा कार में, मुझे नहीं आना है तेरे साथ। निधि का पकड़ा हाथ जबरन छुड़ाती अनु रुक गई थी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं तेरे बिना घर गई हूँ? ठीक है, मना कराती हूँ उनसे, तू यहीं रुक। निधि के साथ अनु के सामने मंद मुस्कान के साथ अनिरुद्ध स्वयं आ खड़ा हुआ था। मेरी कार में एक लोग के भार से कोई फर्क नहीं आने वाला है अनु जी। वैसे मेरे साथ न आने का कोई खास कारण तो नहीं है ना? शरारती मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी। कार में फालतू घूमने की आदत नहीं है मेरी, वह भी अनजान लोगों के साथ। माफ़ करेंगे? सीधे मुंह से उसने जवाब दिया था। देखिए, आप मुझे पहले ही काफ़ी महंगी पड़ चुकी हैं। एक पूरी नई ड्रेस आपके नाम कर चुका हूँ। अब यहाँ बेकार में देर कर मेरा समय तो बर्बाद ना करें। मैंने कहा आप मेरे लिए इंतज़ार ना करें मिस्टर अनिरुद्ध। वैसे शायद आपकी नज़र में तो मैं हमेशा बुरा ही ठहरा जाऊँ। क्यों? ठीक कहा ना मिस अनु? मेरे लिए आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो आपके बारे में मैं कोई ख्याल रखूं। ठीक है, यही सही, पर यहाँ खड़ा होकर आपकी खुशामद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सीधे से आकर कार में बैठ जाइए, वरना ज़बरदस्ती उठाकर भी आपको ले जा सकता हूँ। ये बात समझती है ना मिस अनु? अनु के खिसियाए चेहरे पर भयभीत नज़र डालती निधि ने उसका हाथ पकड़ जबरन खींचा था। कार में शांत बैठी अनु व्यर्थी बाहर झांक रही थी। एक फूड कॉर्नर के सामने कार रोक अनिरुद्ध ने उस छोटे लड़के से 3 ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स लाने के ऑर्डर दिए थे। कोल्ड ड्रिंक थमाता अनिरुद्ध एकदम नॉर्मल था। लीजिए, एकदम ठंडा है। आपका पारा नीचे उतारने का यही एकमात्र जरिया था मेरे पास। उसकी हंसती नज़रों से आंखें चुराती
अनु झुंझला उठी थी। घर पहुंचते ही अनु निधि पर बरस पड़ी थी। क्या समझते हैं अपने आप को? तेरे नातेदार हैं तो तू उनका आक्रोश सहेगी, मैं क्यों सहूं? वो मेरे कोई नहीं है अनु। निधि शांत थी। क्या तुझ पर, तेरे घर पर इतना हक कोई यूं ही जता सकता है क्या? हाँ अनु, कुछ ना होते हुए भी वह हमारे सब कुछ है। पिता के देहांत के बाद से इन्हीं के पिता के संरक्षण में हम जी सके हैं, वरना पिताजी के रिश्तेदारों ने तो हम माँ बेटी को खत्म ही कर दिया होता। क्या कह रही है निधि? यही सच है अनु। पिताजी की मृत्यु होते ही रिश्तेदारों की गिद्ध नजरें हमारी संपत्ति पर थी। पिताजी के अच्छे दोस्त हैं चाचा जी, पर उनसे जो स्नेह संरक्षण मिला उसे शायद शब्दों में बता पाना मुमकिन नहीं है अनु। ऐसे पिता का ऐसा बेटा? अनिरुद्ध जी का आक्रोश स्वाभाविक है अनु। एमएससी के बाद रिसर्च के लिए अमेरिका जाना चाहा था, पर चाचा जी ने जाने नहीं दिया। पर उसके लिए उनका गुस्सा अपने पिता के प्रति होना चाहिए था ना निधि? चाचा जी का उनके प्रति ये अन्याय ठीक नहीं था अनु। यहाँ अच्छी जॉब होते हुए भी उनका मन अशांत और अतृप्त है। अमेरिका ना जाने देने का कोई तो कारण रहा होगा। शायद चाचा जी को डर था कि वह स्कॉलरशिप पर साथ जा रही अपनी क्लास फ्रेंड जूलियन से विवाह ना कर ले। अंततः अनिरुद्ध जी एकमात्र पुत्र हैं, उनकी इतनी बड़ी संपत्ति के वारिस। और अगर यहाँ भारत में रहते वह किसी और से विवाह कर ले तो शायद वे ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। चाचा जी की इच्छा की आज्ञा का उल्लंघन उनके लिए असंभव है। 4 वर्ष की उम्र से ही चाचा जी ने उन्हें पाला है। चाची जी 25 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गई थी अनु। अच्छा, तो उस सब का आक्रोश हम पर ही निकालना है? सच जैसे वे तुझ पर हक जताते हैं, उससे आश्चर्य होता है। ऐसा हक तो उन्होंने कभी मुझ पर नहीं जताया। कोई खास बात तो नहीं है ना मेरी अनु? खास बात? वह भी ऐसे व्यक्ति के साथ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है निधि? अनु झुंझला उठी थी। दिमाग निधि का यूं ही नहीं चल गया था। उस दिन के बाद से अनु का जब तब अनिरुद्ध से सामना होने लगा था। कभी वह कॉलेज से वापस लाने को पहुंच देर तक इंतज़ार करता, जबरन किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर बातें करने, अनु की पसंद नापसंद में दिलचस्पी लेने में अनिरुद्ध व्यर्थ ही समय बर्बाद करता। लगता है आप ऑफिस से फ्री की सैलरी लेते हैं। कहाँ से इतना समय मिल जाता है व्यर्थ के कामों के लिए? अनु झुंझला उठती थी। जॉब ही तो कर रहा हूँ। 2-2 मैडमों को खुश रख पाना क्या इतना आसान काम है? जाने अनजाने अनु महसूस करने लगी थी कि अनिरुद्ध उसका खास ध्यान रखता था। निधि उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। कॉलेज से बाहर अनिरुद्ध की कार खड़ी थी। अनु के लिए सामने वाली सीट का दरवाज़ा खोल अनिरुद्ध ने उसे पुकारा था। आइए अनु जी, आपके इंतज़ार में बंदा हाजिर है। आज निधि नहीं आई है? अनु ने रुखाई से कहा था। जानता हूँ, अनिरुद्ध हंस रहा था। फिर भी मैं आपके साथ चलूँगी। ऐसा कैसे सोच लिया अनिरुद्ध जी? सोचा नहीं, पूरा यकीन है। मैं नहीं जाऊँगी तो यहाँ से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकेंगी मिस अनु। देखूं कैसे रोकते हैं आप। अनु के पैर बढ़ाते ही अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कार के खुले दरवाजे से उसे लगभग कार के अंदर ठेल सा दिया था। शीघ्रता से ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट करते हुए कहा था, बेकार में बाहर कूदने की कोशिश ना करें। हजारों आंखें उत्सुकता से हमें देख रही हैं। अब और तमाशा ना करें। तमाशा तो आप कर रहे हैं। मैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो जी चाहा कर लिया। मेरी मान मर्यादा का ज़रा सा भी ध्यान है आपको? अनु रुआसी हो आई थी। निरुत्तर अनिरुद्ध जब शहर से एकांत की ओर कार ले जाने लगा तो अनु डर गई थी। कार कहाँ ले जा रहे हैं? किस दुश्मनी का बदला ले रहे हो? अनु डरी सहमी सी थी। एक खंडहर के सामने कार रोक अनिरुद्ध ने अनु का मुंह अपनी ओर घुमाकर कहा था, तुम्हें बेहद चाहने लगा हूँ अनु। पहले तुम्हें देखकर ना जाने क्यों आक्रोश सा उभरता था, पर अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता। मेरा दिल
और दिमाग सिर्फ तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता है। मुझे घर जाना है, माँ नाराज़ होगी प्लीज़। मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकोगे अनु? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो तुम यहाँ से कभी वापस भी नहीं जा सकोगी अनु। क्या? हाँ, आज यही निश्चय करके निकला हूँ, या तो मुझे स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें ज़बरदस्ती कहीं ले जाऊँगा। नहीं, तुम इतने गिरे हुए नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनु का कंठ रुंध गया था। मैं क्या नहीं कर सकता अनु, तुम मुझे नहीं जानती। मैं स्वीकार हूँ या नहीं? ऐसी सहमति का क्या मतलब होगा जो डर और मजबूरी में दी जाए? मुझसे शादी कर लो, प्यार करना सीख जाओगी। नामुमकिन। चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? एक शरारती मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। मैं हार जाना स्वीकार करूंगी। तब तो सहमति हो ही गई। अब अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना अनु। सच? कैसी बेवकूफ़ी कर बैठी थी वह अनजाने में। उसकी हार का अर्थ अनिरुद्ध की जीत ही तो था। पॉकेट से सिंदूर की डिब्बी निकाल चुटकी भर सिंदूर उसने अनु की मांग में भर दिया था। हैरान अनु ताकती रह गई थी। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, पर घर कैसे जाऊंगी मैं अब? दमकती सिंदूर सिंदूर दमकती सिंदूर रेखा के साथ आंखों से आंसू ढुलकने लगे थे। हथेलियों में मुंह छिपा अनु सिसक उठी थी। ये अस्ताचल सूर्य साक्षी है, मैंने मात्र सिंदूर से नहीं, सूर्य की सारी लालिमा समेत तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है अनु। आज की बात इन आंखों में से आंसू बहाने का अधिकार नहीं दूंगा मैं। बहुत प्यार से अनु के दोनों हाथ उसके मुंह से हटा आंखों से बहते आंसुओं को उसने अपने हाथों से पोंछ लिया था। स्तब्ध आश्चर्य से वशीभूत अनु उसे ताकती रह गई थी। पीछे डूबते सूर्य की पूरी लालिमा सामने लगे शीशे से प्रतिबिंबित हो अनु के चेहरे पर फैल गई थी। घर वापस लौटता अनिरुद्ध किस कदर गंभीर हो उठा था। मेरी असभ्यता अभद्रता को माफ करना अनु, तुम्हें खोने का साहस नहीं रह गया था। डरता था कहीं खो ना दूं, शायद इसीलिए ये अपराध कर डाला। कुछ पल रुक फिर कहा था अनिरुद्ध ने। माँ 4 वर्ष में ही छोड़कर चली गई थी। पिताजी सब कुछ देकर भी माँ नहीं बन सकी। जी चाहता था मेरी जिद नादानी पर कोई माँ जैसा डांटता, रोने पर दुलराता, समझाता, पर मेरे लिए तो रोने का मौका ही कहाँ आ पाता था। जो चाहा तुरंत मिल गया। मैं जिद्दी उद्दंड बनता गया, पर कोई ये कहने की हिम्मत ही नहीं कर सका। मेरे व्यवहार के प्रति तुमने क्रोध जाहिर की, मेरा विरोध करने का साहस किया और हम दोनों प्रतिद्वंदी बन गए। ना जाने कब ये आक्रोश तुम्हारी चाहत में बदल गया अनु। पिताजी शायद मेरी यह चाहत स्वीकार ना करते, पर इस जिद का वह क्या करेंगे जिसमें तुम मेरी पत्नी बन गई हो, उनकी पुत्रवधू, उनकी वारिश की पत्नी। पूरे रास्ते अनु जड़ बैठी रह गई थी। बस अपना घर आने के पहले उसने विनती की थी, मुझे यहीं उतार दे प्लीज़। अविश्वास से उसको अनिरुद्ध ने एक पल के लिए निहार भर था। मैं भी साथ चलता हूँ, माँ का आशीर्वाद लेंगे अनु। भगवान के लिए मुझे माफ़ करे, अब और नहीं। उसकी आंखों से आंसू फिर छलछला आए थे। एक बात याद रखना, अब तुम मेरी अमानत हो। इंच भर खरोच के लिए भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अपना शरीर मेरा अपना है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने वाक्य पूरा भी ना होने दिया था। अनु का हाथ अपने सिर पर रखकर शपथ ले डाली, अगर अपने शरीर को थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाई तो दुगना कष्ट मैं झेलूंगा, ये मेरा वादा है। सिंदूर को रुमाल से रगड़ने पर भी लाली कहाँ छूटी थी। अंततः अपने मांग की रेखा बदलकर ही वह घर में दाखिल हुई थी। घर पहुंचते ही माँ ने उसके रुआं से सूरत को सतर्क नज़रों से देखा था। तुझे क्या पहले ही पता लग गया था अनु? बेचारी निधि। निधि को क्या हुआ माँ? मुझे पता नहीं लगा। बेचारी इस संसार में अकेली रह गई। एक माँ बची थी, सो उसे भी ईश्वर ने बुला लिया। क्या कह रही हो माँ? सुबह हल्का सिर दर्द ही तो बता रही थी आंटी जी। कैसे सहेगी निधि? अनु रो पड़ी थी। ना जाने कैसा भाग्य है बेचारी का। पहले पिता चला गया,
अब माँ की छाया भी ना रही। जरा सा सिर दर्द काल बनकर आया था बेचारी का। माँ मैं जा रही हूँ। अरे बेटी, कुछ मुंह में तो डाल ले। अब क्या जल्दी घर लौट पाएगी? कैसा तो मुंह सूख रहा है तेरा। माँ की बात अनसुनी कर अनु निधि के घर भाग चली थी। अच्छा हुआ आज निधि कॉलेज नहीं गई। आंटी जी तो उसे जबरन भेज रही थी। अनु का जड़ चेहरा निहारती निधि उसके गले से लिपट चीख चीख कर रो पड़ी थी। अनिरुद्ध दूर खड़ा स्तब्ध देख रहा था। माँ के निर्जीव शरीर से निधि को बड़ी मुश्किल से अलग किया जा सका था। क्रियाक्रम समाप्त होते रात हो गई थी। पड़ोसी निधि के प्रति मात्र सहानुभूति के अलावा और कर भी क्या सकते थे। दूसरे दिन शाम एक सफ़ेद कार निधि के घर के दरवाजे पर आ रुकी थी। अनिरुद्ध के पिता आलोकनाथ जी कार से उतरे थे। पिता बेटे के चेहरों में अद्भुत समानता होते हुए भी कहीं कोई अलगाव जरूर था। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। 3 दिन के अंदर ही घर की चाबी अनु की माँ को थमा वह निधि और अनिरुद्ध को अपने साथ ले गए थे। वहां जाकर निधि का मन बदल जाएगा। इतना बड़ा सदमा झेल पाना आसान तो नहीं है ना। आलोकनाथ जी ने सबको सुनाकर कहा था। उनकी बात सच ही थी। निधि को विदा करने आई अनु से अनिरुद्ध ने हल्के स्वर में कहा था, मैं जल्दी आऊँगा। अनु, इंतज़ार करोगी ना? जवाब में अनु मौन रह गई थी। वह तो आज तक इंतज़ार करती रही, पर अनिरुद्ध क्या उसके लिए वापस आ सका था? 2.5 महीने बाद उसके नाम का निमंत्रण पत्र मिला था। अनिरुद्ध और निधि का विवाह उसी महीने की पूर्णिमा को नियत किया गया था। निधि ने पत्र में बार बार अनुनय किया था, अनु को उसकी शादी में ज़रूर आना है। वही तो उसकी सबसे प्रिय सहेली है, आदि आदि। माँ ने राहत की सांस ली थी। चलो अच्छा हुआ निधि को अच्छा घर वर मिल गया। ईश्वर सबकी ऐसी ही सहायता करते रहे। अनु के पिता का अभाव माँ को हमेशा सालता रहता था। निरुत्तर अनु के उदास चेहरे को देखती माँ चौंक उठी थी। क्या हुआ है तुझे? रंग ऐसा सफ़ेद क्यों पड़ गया है? तबीयत तो ठीक है ना अनु? ठीक है माँ। तू शादी में जाना चाहे तो तेरे साथ किसी को भेज सकती हूँ। तेरे जाने से निधि को अपनापन महसूस होगा और उसका मनोबल भी बढ़ेगा अनु। मुझे कहीं नहीं जाना है माँ। माँ को हैरानी में छोड़ अनु आंधी सी बाहर चली गई थी। इन लड़कियों का दिमाग ही समझ में नहीं आता। ना जाने क्या बात है। माँ भुनभुनाती रह गई थी। अपमान की भी सीमा होती है। क्रोध से अनु का तन मन जल रहा था। जी चाहता था सब कुछ तहस नहस कर डाले। जिसके मजाक ने हमेशा उसे सताया, आज उसके साथ ही अंतिम भेंट के शब्द उसे रुला गए थे। क्या जरूरत थी वह सब कहने की? उसके द्वारा मांग में भरी सूर्यास्त की लालिमा अनु को तो गहन अंधकार में डुबो गई थी। उसका मन कर रहा था कि सिर पटक पटक कर खूब रोए। निधि ने अनिरुद्ध के साथ विवाह के बाद लंबा सा पत्र अनु के नाम भेजा था। सब कुछ ठीक है, मैं बहुत सुखी हूँ, पर अनिरुद्ध बदल गए हैं। जबरन उनके गले मड़ दी गई हूँ ना। मैंने कब ऐसा चाहा था? पिताजी को भी दोष कैसे दूं? उन्होंने तो अपने स्वर्गवासी दोस्त के प्रति कर्तव्य पूर्ण किया है। आजीवन उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। पर अनिरुद्ध जैसे बुझ गए हैं। अनु, काश तू यहाँ आ पाती। तेरी निधि। सच तो यही है, उस पत्र को पढ़कर अनु को थोड़ा सुकून जरूर मिला था। निधि पूरी तरह से सुखी नहीं है। भला यह भी प्रसन्नता की बात हुई? क्या सब कुछ जानते हुए वह अनिरुद्ध को स्वीकार करती? नहीं ना। फिर अपने मन के ओछे विचारों पर अनु शर्मिंदा हो उठी थी। यहाँ निधि के घर की रंगाई पुताई चल रही थी। माँ ने प्रसन्नता से खबर दी थी, निधि आ रही है। अनु, उसके ससुर जी चाहते हैं कि घर की रंगाई पुताई हो जाए, पुराना कुछ भी बाकी ना रहे। सुना है घर के सारे फर्नीचर भी बदलवा रहे हैं। क्यों? क्या उनके दिल्ली की कोठी में निधि के लिए जगह नहीं रही? माँ कैसी बातें करती है अनु। अरे निधि का तो भाग्य पलट गया। माँ बाप नहीं रहे पर आलोकनाथ जी बेटी सा प्यार देते हैं।
माँ सूचनाएं देती जा रही थी। बेटी के चेहरे पर उत्साह का कोई चिन्ह न देख माँ पूछ बैठी थी, क्या बात है अनु? निधि के आने की बात पर भी तू चुप बैठी है। तो क्या ढोल नगाड़े बजाऊं? बेटी के अप्रत्याशित जवाब पर माँ चौंक उठी थी। सच कह अनु, कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? जो कुछ चल रहा था वह अब भी शेष हो गया माँ। तेरी बातें तू ही जाने। माँ गुस्से में उठकर चली गई थी। निधि उस नए रंगे पुते घर में कहाँ आ पाई। बाथरूम में जरा सा पांव फिसला और सब कुछ समाप्त हो गया था। खून के बहाव को उस छोटे इलाके के डॉक्टर रोक ना सके थे। शहर पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। समाचार पा अनु स्तब्ध रह गई थी। कैसा नसीब लेकर आई थी निधि। न बाप का सुख नसीब में था, न पति और बच्चों का सुख देख सकी। माँ ने आंचल की कोर से आंखें पोंछ डाली थी। कमरा बंद कर अनु खूब रोई थी। अप्रत्यक्ष रूप से जिसे अपना प्रतिद्वंदी मान व ईर्ष्या रखती आई थी, उसके इस दुखपूर्ण अंत की तो उसने कामना नहीं की थी। निधि का चेहरा आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। माँ ने जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया था। बहुत मनुहार के बाद भी एक निवाला तक वह गले के नीचे नहीं उतार सकी थी। निधि की आत्मा की शांति के लिए बहुत भोर में ही अनु मंदिर चली गई थी। उसकी मृत्यु के लिए अपने को जिम्मेदार ठहराना क्या उसका पागलपन नहीं था? अचानक एक दिन निधि के घर में फिर किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। निधि के ससुर जी उस घर में एक सप्ताह के लिए आए थे। घर का चौकीदार चाबियां ले गया था। बड़े मालिक आ रहे हैं माँ जी, घर साफ करना है। उनके साथ उनका बेटा अनिरुद्ध भी आ रहा है सामू। अनु का रोम रोम कान बन गया था। हजार बार अपने को धिक्कारा था उसने। अपने पर कितना क्रोध आया था उसे। पता नहीं माँ जी, छोटे मालिक अपनी मर्जी के मालिक ठहरे, हम गुलाम लोग बड़े आदमियों की बात क्या जाने। श्यामू चाबियां लेकर चला गया था। अनु की आंखें उस घर के दरवाजे पर केंद्रित हो गए थे। कार से उतरे निधि के ससुर को उसने आसानी से पहचान लिया था। उनके पीछे कार से उतरने वाले को देख पाने की अपनी उत्सुकता पर उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। संवेदना प्रकट करने के लिए कल सुबह जाना ठीक होगा ना अनु? खिड़की पर नजर गड़ाए अनु से माँ ने सलाह मांगी थी। तुम ही चली जाना माँ, उस घर में जाना मुझसे ना हो सकेगा। अनु बहुत उदास हो आई थी। ठीक है, आशा की माँ के साथ मैं ही चली जाऊंगी। करवटें बदलते अनु ने पूरी तरह रात काटी थी। सुबह समय से पहले ही कॉलेज जाने की उसे जल्दी हो आई थी। आज लाइब्रेरी से कुछ नई बुक्स लेनी है, मैं जल्दी जा रही हूँ। माँ को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही वो घर के बाहर चली गई थी। पूरे दिन लाइब्रेरी के एकांत कोने में बैठी अनु किताबें खोले अतीत के पन्ने पलटती रही थी। लाइब्रेरियन ने आकर चौंकाया था। टाइम हो गया मिस, लाइब्रेरी बंद करनी है। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई थी। अनु हड़बड़ाहट में उठ गई थी। घर में परेशान माँ दरवाजे पर खड़ी उसकी राह ताक रही थी। ये क्या बात है अनु, इतनी देर कर दी? कुछ नहीं माँ, एक रेफरेंस बुक से कुछ पॉइंट्स नोट कर रही थी। टाइम का तो ध्यान ही नहीं रहा। अनु मुंह धोने बाथरूम में घुस गई थी। अनु के सामने चाय का कप रखती माँ बेहद गंभीर थी। तेरे पिता के न रहने पर क्या मैंने तेरे लालन पालन में कहीं कोई कमी की है अनु? ऐसा क्यों सोच रही हो माँ? तुमने मुझे जो कुछ दिया है वह कोई तुलना कर सकता है? फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या माँ? अनु आश्चर्य में पड़ गई थी। आज भी तू मुझे कुछ ना बताती अगर आलोकनाथ जी ना बताते। क्या बताया उन्होंने? अनु ने चाय का कप टेबल पर रख दिया था। यही कि तू अनिरुद्ध की ब्याहता है, ये गलत है माँ। उसकी पत्नी निधि थी, मैं उसकी कोई नहीं। निधि नहीं रही तो अब मुझ पर हक जमाने चला आया। क्या यही सच है अनु? माँ ने उसकी आंखों में आंख डालकर पूछा था। उसने मुझे अपने गंदे खेल का एक जरिया भर बनाया था, वरना निधि से विवाह के पहले उसे क्या यह बात याद नहीं थी? अनु आवेश में आ गई थी। फिर अपनी शादी के लिए हमेशा असहमति क्यों देती रही अनु? इसलिए ना कि तूने अपने को हमेशा अनिरुद्ध की पत्नी
मानती थी। ये झूठ है माँ, अभी शादी ब्याह की मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना उचित नहीं है अनु। पत्नी के जीवित रहते पति दूसरा विवाह कर सकता है, इसमें कोई अन्याय नहीं दिखता माँ। एक पल भर के खेल को तुम इतना महत्व दे रही हो सकता है उसे परिस्थितियों ने मजबूर किया हो, वो तुझसे मिलना चाहता है अनु। तो मेरा जवाब सुन लो माँ, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। एक बात मेरी भी सुन ले अनु, ब्याहता बेटी को उसके पति के घर भेजे बिना मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरी भी जिद है अनु। मेरे अपराध के लिए तुम्हारा अन्न जल त्यागना क्या सही है माँ? मैं ही ना घर छोड़ चली जाऊं? हाँ, अब यही कसर बाकी रह गई है। लड़की घर से भाग गई। दिवंगत पिता का सम्मान बेटी ऐसे ही तो बढ़ाएगी? माँ के आंसू बह चले थे। अनु का मन माँ के प्रति करुणा से भर आया था। अंतिम सांस लेते पिता ने अनु का हाथ माँ के हाथ में देते हुए कहा था, इसका मन कभी ना दुखाना सुशीला, ये मेरी निशानी है। माँ ने स्वयं कितने भी दुख झेले पर अनु का रोम भी ना दुखने दिया था। आज उसी माँ के प्रति क्या वह अपराधिनी नहीं बन गई थी? तुम क्या चाहती हो माँ? अनु ने हथियार डाल दिए थे। अनिरुद्ध को स्वीकार कर ले। माँ की नजरें आशा से भर उठी थी। स्वीकार कर पाना कैसे होगा, समझती हो न माँ? सब समझती हूँ बिटिया, मेरी इज्जत रख ले। माँ ने हाथ जोड़ दिए थे। माँ के जुड़े हाथ अनु ने सिर से लगा लिए थे। उसके बाद अनिरुद्ध ने उससे कितना भी मिलना चाहा, अनु ने मौका ही नहीं दिया था। विवाह की सारी रस्में पूर्ण कर आज वह यहाँ इस कमरे में आ पहुंची है। रात की इस नीरव बेला सिर पर आंचल डाले अनिरुद्ध के इंतजार में बैठना क्या उसका अपमान नहीं? दरवाजा खोलते ही अनिरुद्ध को कमरे में आते देख तत्परता से अनु ने आंचल सिर से उतार कमर में खोस लिया था। पास पड़ी कुर्सी खींच तनकर बैठ गई थी। बाहर आकाश में छिटके तारे गिरना उस समय कितना अच्छा लग रहा था। शायद अनिरुद्ध उसके ठीक पास आ खड़ा हुआ था। कैसी हो अनु? स्वर में मानो ढेर सा मिठास घुलाया था, पर अनु के कानों में आवाज गई ही नहीं थी। मुझसे बहुत नाराज हो ना अनु? किससे? अपरिचय के उस भाव ने अनिरुद्ध को डरा दिया था। मुझसे? क्यों? क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है अनु? ना, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता सिवाय निधि की। वही तो हमारी सेतु थी ना। बिना डरे हुए नजरें अनिरुद्ध के चेहरे पर उसने गड़ा दी थी। पर अब तो हमारे बीच का सेतु बंध टूट गया है ना नोनू? इसे जोड़ने की कोशिश नहीं करोगी? तुमने तो जबरन जोड़ ही दिया है। पर एक बात याद रखना, जबरन किए गए बंधन चिरस्थायी नहीं होते। ये सच तो पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ, फिर भी अपने को रोक नहीं सका अनु। तुम्हारी और कितनी जबरदस्ती सहनी होगी ये भी बता दो अनिरुद्ध। मैं हर तरह से तैयार हूँ। मेरी याद आती थी अनु, तुम्हारी नहीं पर तुम्हारे उन करतूतों को कभी भुला नहीं सकी। और अब मजबूरी ये है कि आजीवन तुम्हें झेलने को विवश की गई हूँ। मेरी मजबूरी जानने की थोड़ी भी कोशिश नहीं करोगी अनु? नहीं, इतने मानसिक तनाव से थक गई होगी, सोना चाहोगी? अगर नींद आ सकती तो बातें करें। अवशेष पर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, ये बातें जानते हो। उन्हें ही तो हटाना चाहता हूँ। कैसे हटा सकोगे इतने पत्थर, इतनी राख? राख से निर्माण की कल्पना व्यर्थ है अनिरुद्ध। तुम्हारी नज़र में तो मैं ऊपर से नीचे तक कालिख पुता हूं ना अनु। मेरी नज़र तुम पर पड़े तब ना अनिरुद्ध। तुमने मुझसे विवाह के लिए सहमति क्यों दी अनु? अनिरुद्ध का स्वर बेहद आहत था। और कोई रास्ता बचा था क्या? पिता को ढाल बनाकर माँ के पास भेजने की क्या जरूरत थी अनिरुद्ध? जो मैं कहना चाहता क्या तुम सुनने को तैयार होती? आज भी तो नहीं हूँ। वही तो जानना चाहता हूँ कि विवाह की स्वीकृति देने में क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अस्ताचल सूर्य की साक्षी के साथ मेरी मांग को सुहागन बना कायर की तरह मुंह मोड़ लेना किसने किया था अनिरुद्ध? अनु की आंखों में जल भर उठे थे। उस गुनाह की सजा ही तो आज तक भोगता रहा हूँ अनु। इसीलिए दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर प्रायश्चित कर रहे हो? मेरा अधिकार
दूसरे को देते हुए कुछ याद आया था अनिरुद्ध? उस समय क्या याद आया क्या नहीं, वो सब समझ पाने की मनस्थिति में तुम अभी नहीं हो अनु। उसे रहने ही दो। बहुत याद करते थे ना मुझे? अनु के स्वर में व्यंग आया था। अगर कहूँ बहुत भुलाना चाहता था तो ठीक रहेगा। अगर निधि आज जिंदा होती तब भी क्या ये बातें कह सकते थे? बिना कहे वह सब जान गई थी अनु। क्या तुमने उसे सब बता दिया? इतना बड़ा अन्याय किया उसके साथ? मैंने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया। अन्याय मैंने अपनी पहली पत्नी के साथ किया था। बस यही सच वह जानती थी। तुम्हारी प्रथम पत्नी कौन थी बताया था? ना, उसने भी कभी नाम नहीं पूछा, पर शायद वह जानती थी। हे भगवान, मुझे क्यों इस पाप का भागी बनना पड़ रहा है? अनु ने अपनी हथेलियों में मुंह छिपा लिया था। डरो नहीं अनु, मैंने तुम्हें उसका अपराधी कभी नहीं बनने दिया। फिर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था, मेरा दिल किसी और से बंधा था। निधि से विवाह मेरी मजबूरी थी। पिताजी को दोषी ठहराओगे ना? हर कहानी में नायक कोई ना कोई खोखला बहाना खोज ही लेता है। नहीं, मैं ऐसा कोई बहाना नहीं खोजूंगा अनु। मुझे पता नहीं था निधि का जीवन कुछ एक महीनों का मेहमान था। क्या मतलब? उसकी स्वर्गीता माँ ने अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले पत्र लिखकर पिताजी से प्रार्थना की थी कि निधि का विवाह कहीं से कर दे, अन्यथा उनकी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। पर वह तो उसका विवाह देखे बिना ही चली गई। फिर ये कहो कि उनकी आत्मा की शांति के लिए तुमने दूल्हे का वेश धारण कर लिया। वैसे भी निधि पूरी जायदाद की अकेली वारिस थी। यह घर जिसकी छत के नीचे हम बैठे हैं, यह भी तो उसी का था ना? व्यंग्य के साथ स्वर में नफरत घुलाई थी। जायदाद की तो मेरे पास कमी नहीं थी अनु, पर एक लड़की का सम्मान बचाना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। जो अपनी पत्नी को दूसरों के सामने पत्नी न कह सके, वह दूसरों के सम्मान की रक्षा की बात करे। है ना विरोधाभास? चलो, तुमने स्वीकार तो किया कि तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी न होते हुए भी जिसे पत्नी का नाम दिया, वह तो सच बताने नहीं आ सकती अनु। जो नहीं रही उसे ढाल बनाने की क्या जरूरत है अनिरुद्ध? वही तो नहीं चाहा था। जब सब कुछ बदल गया तो बस तुम्हें लंबा पत्र लिखकर तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। वही मेरी मजबूरी थी अनु। तुम्हारा पत्र पढ़ती इसका यकीन था तुम्हें? अनु ने नजरें उठा अनिरुद्ध के उदास चेहरे को देखा था। निधि हमारे घर बस एक सप्ताह ही रह पाई थी। पिताजी के साथ मैं दूसरे शहर किसी काम से गया था। तभी वह भयंकर घटना घट गई। लौटकर खून से लथपथ निधि को बेहोश पाया था। कुछ पापियों ने उसके साथ दुष्कर्म कर सर्वनाश कर भाग चुके थे। क्या कह रहे हो? अनु चौंक उठी थी। तुम ही बताओ, दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप गर्भवती निधि की इज्जत की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं था अनु? हैरान अनु को अपनी ओर ताकते देख अनिरुद्ध ने फिर कहा था, पिताजी तुम्हारे मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, अतः उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। पर रातों में करवटें बदलते पिता की व्यथा क्या मैं समझ नहीं सकता था? दिवंगत दोस्त की अंतिम निशानी उनकी बेटी की अपने घर में रक्षा न कर पाना उनके लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा, समझ सकती हो ना? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं अनिरुद्ध? क्या बताता? कुछ बताने से निधि का सम्मान क्या रह जाता? स्वयं मैंने पिताजी से अपने साथ निधि के विवाह का प्रस्ताव रख उन्हें पीड़ा से आज़ाद करने का प्रयास किया था अनु। अनिरुद्ध, अनु का गला भर आया था। निधि हमेशा अपने को कसूरवार ठहराती रही। मैंने उसे हिम्मत और सम्मान देना चाहा, पर तुम्हारे प्रति अपने अपराध के लिए मैंने खुद के लिए सज़ा निर्धारित किया था। कैसी सज़ा अनिरुद्ध? मैंने ऐशो आराम की जिंदगी से नाता तोड़ लिया था अनु। घर के सुख वैभव के मध्य में अछूता बैरागी बना रहा। इसके लिए निधि बहुत दुखी होती थी, पर वह न रहे इसकी कामना कभी नहीं की थी मैंने। ये सब जानकर मैं अपनी नज़रों में बहुत नीचे गिर गई हूँ अनिरुद्ध। मैंने तुम्हें स्वार्थी, उद्दंड, कायर क्या नहीं कहा। मेरे लिए क्या सज़ा निर्धारित करते हो? अनु ने आंसू भरी नज़रों से अनिरुद्ध की तरफ देखा।
मुझे माफ़ कर दो, अपना लो अनु। मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ अनिरुद्ध। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट होगा। अनिरुद्ध के हाथों में अनु ने अपने को सौंप दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।